वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ महाराष्ट्र सीईटी क्वेश्चंस का डिस्कशन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड यू कैन कनेक्ट विद ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप कैट ज़ैट MBA। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी कि हर एक सेशन में हम क्या करेंगे, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बहुत अप और डाउन करेंगे। फर्स्ट सेशन में वी डिड सम गुड क्वालिटी क्वेश्चन, सेकंड सेशन में वी डिड सम मोर डूएबल क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन considering the timing, और third session में there will be a good mix. Okay, again a few good questions. So the first question is from Maharashtra CT 2023. X number of boosters checked into a hotel but found that the rooms Y number were too few for each to have one. Okay, so 2 rooms would remain vacant if each room were occupied by 2 and 7 rooms would remain vacant if each were occupied by 4. What is the value of x minus y? Pause the video and try to solve it. हर एक क्वेश्चन में यही सेम प्रोसेस करना है, ठीक है, सो दैट यू ऑल्सो नो कि कितना टाइम किस क्वेश्चन में लगने वाला है, कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, वगैरह वगैरह। तो x number of boosters checked into a hotel but found that the rooms are y. Number of boosters क्या है that I don't know, but basically they are some persons who are checking into the hotel. बट वाई रूम्स हैं जो कि उनके लिए दे आर लेस देन एक्स फॉर श्योर, बिकॉज टू फ्यू फॉर ईच टू हैव वन, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दैट इज फर्स्ट थिंग। देन 2 rooms would remain vacant if each room were occupied by 2. तो अगर हर एक रूम में 2 लोग रहेंगे तो कितने रूम्स हो जाएंगे, कितना रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी, x by 2 की रिक्वायरमेंट होगी, और 2 एक्स्ट्रा बच जाएंगे तो x by 2 plus 2, दिस इज इक्वल टू y. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सजेस्टिंग, इज दैट इट सो? Then second condition is 7 rooms would remain vacant if each were occupied by 4. If each room was occupied by 4, then number of rooms जिनका requirement होगा that will be x by 4, और 7 होंगे vacant, so x by 4 plus 7 is equal to x by 2 plus 2. Clearly from this equation we know कि x by 4 is equal to 5, isn't it so? By directly दे सकते हो, this is x by 2, this is x by 4, यानी कि x by 2 को 2 पार्ट से ब्रेक करोगे तो x by 4 बचा, और यहाँ पे 2 से हो गया 7, तो क्लियरली x by 4 इज इक्वल टू 5। अदरवाइज सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट करके भी यही सेम चीज रिजल्ट आएगा। तो x by 4 अगर हमारा 5 आ रहा है, दैट इंप्लाइज कि x इज इक्वल टू 20, एंड इफ x इज इक्वल टू 20 पुट कर दो इक्वेशन में, तो 20 by 2 यानी 10 प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 12, x आ गया है 20, y इज 12, तो क्लियरली x माइनस y विल बी इक्वल टू 20 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 8. ऑप्शन ई, इज दैट क्लियर? ठीक है, सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। A 4-digit number is formed by using only the digits 1, 2 and 3 such that both 2 and 3 appear at least once. The number of all such 4-digit numbers shall be which of the following? 24, 64, 27, 30, 50. Pause the video, try to solve it. 4-digit नंबर है जो हम बना रहे हैं, नंबर डिजिट्स कौन कौन सी अवेलेबल है हमारे पास, 1, 2 and 3. देयर इज नो अदर डिजिट, ओनली 3 digits are available, and the condition is that both 2 and 3 must appear at least once. कम से कम एक बार तो चाहिए भाई, ठीक है, तो दे मस्ट अपीयर एट लीस्ट वंस, दैट इज व्हाट द कंडीशन इज सजेस्टिंग। तो क्या केसेस बन सकते हैं? वन केस कुड बी दैट बोथ 2 and 3 आर appearing only once exactly, और क्योंकि टोटल 4 डिजिट्स हैं तो 1 इज अपेयरिंग ट्वाइस, बिकॉज 1, 2 and 3 तीन ही डिजिट्स हैं हमारे पास, ठीक है। सेकेंड केस कुड बी कि 2 इज अपेयरिंग वंस, 3 is appearing twice, and 1 is appearing only once. Now similarly, third case could be 2 is appearing twice, 3 is appearing once, and 1 is also appearing once. Fourth case could be that 1 is not appearing at all, and 2 and 3 both are appearing 2 times each. Then case could be that 2 is appearing once and 3 is appearing thrice, and last but not the least, 2 is appearing thrice and 3 is appearing once. So these are total 6 cases. Is that clear? Okay. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड केस तो सिमिलर है। फर्स्ट केस के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे भाई, 4 डिजिट्स है, 4 फैक्टोरियल और 2 वंस है, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि दिस विल बी 24 by 2 विच इज 12. सिमिलरली 12 हमारा इस केस में भी आएगा, सिमिलरली 12 हमारा इस केस में भी आएगा, टोटल हो गया 12 plus 12 plus 12, दैट इज इक्वल टू 36 ways. 36 ways, is that clear? Okay. Secondly, 0 2 2 वाले केस में क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, so this is 6 only, 6 only.
ठीक है, तो +6 हो जाएगा अल्टीमेटली 36 + 6। फिर 013 वाले केस में क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, सो दिस विल बी इक्वल टू 4। और सिमिलरली यहाँ पे भी कहानी होगी 4, तो 4 + 4 हो गया हमारा 8। 36 + 6 + 8, दिस इज 8 + 6 14 + 36 50 ways in total. Option E will be the answer. Is it clear? ठीक है, क्या बात समझ में आती है? तो हमारा आंसर आ जाएगा 50. Is it clear? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। या यहाँ पे एक और अप्रोच को समझ लेते हैं, एक और अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस बार हम क्या काउंट करते हैं कि लेट अस से कि कोई कंडीशन नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, उस तरीके से भी समझ लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, कि लेट अस से देयर इज नो कंडीशन व्हाटसोएवर और हमें टोटल 3 डिजिट्स मिली है 1 2 एंड 3 और हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है इससे। ओके, 4 डिजिट नंबर इससे बनाना है। एक सेकेंड, आपको रिमूव कर देते हैं। तो अगर 4 डिजिट नंबर हम बनाने वाले 1 2 और 3 से, तो हमारे पास फॉर ऑल द प्लेसेस वी हैव 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस, कोई भी एक फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे टोटल नंबर्स हो जाएंगे 3 to the power 4 विच इज 81। 81 हो गए टोटल नंबर्स, जबकि कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, और क्योंकि हमारे लिए रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड इज दैट बोथ 2 and 3 मस्ट अपीयर एटलीस्ट वंस। तो एक बार अगर हमने टोटल निकाल लिया है फॉर ऑल कंडीशंस, अगर हम इस टोटल में से रिमूव कर दें दैट 2 and 3, 2 और 3 डू नॉट अपीयर। ठीक है, 2 और 3 डू नॉट अपीयर, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। या तो 2 नहीं आ रहा या 3 नहीं आ रहा, तो इन सारे के सारे केसेस को जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमें जो केसेस बच के मिलेंगे दोज विल बी द केसेस जबकि 2 और 3 दोनों के दोनों आ ही रहे होंगे। इजंट इट सो? ठीक है, तो टोटल हमने निकाल लिया है। अब 2 नहीं आएगा तो केसेस क्या बनेंगे? ठीक है, अगर 2 नहीं आएगा तो केसेस क्या बनेंगे हमारे? 4 प्लेसेस है, बट 2 कहीं नहीं आएगा, यानी कि 1 और 3 ही ऑप्शन है। तो हर एक प्लेस पे हमारे पास 2 ऑप्शन आर देयर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस विल बी 16 केसेस। और सिमिलरली हमारे 16 केसेस तब होंगे जबकि 3 नहीं आएगा, यानी कि हर प्लेस पे 1 और 2 का ही ऑप्शन होगा। तो अगेन वी विल हैव 16 केसेस बाय द सेम लॉजिक। ठीक है, तो 81 तो हो गए हमारे टोटल केसेस, 16 केसेस जबकि 2 नहीं आ रहा, 16 केसेस जबकि 3 नहीं आ रहा। बट कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जबकि दोनों ही नहीं आ रहे होंगे, ना तो 2 आ रहा होगा ना 3 आ रहा होगा। इजंट इट सो? ऐसे कितने केसेस होंगे? नीदर ट्रू नॉर 3। तब तो फिर से सिर्फ एक ही केस बना अपना, सारे प्लेसेस पे अपना 1 आ जाए, यानी कि ओनली 1 केस, तो आंसर अपना आ जाएगा। और क्योंकि ये 1 दोनों में कॉमन है, 2 वाले में भी और 3 वाले में भी, इजंट इट सो? तो हमारा आंसर आ जाएगा 81 minus 16 plus 16 minus 1. This will be 81 minus 31 and which is equal to 50 cases. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, आ रही है बात समझ में? अगर आ रहा है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो तो सेशन को लाइक जरूर करना है, और साथ में अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट जरूर मेंशन करना है। ठीक है, तो दोनों तरीकों से हमने बात समझ लिया कि ओके फाइन, ऐसे हमको करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज अ कंपनी ऑफर्स 5 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स। ऑफर 1 इज 5% एंड 30%, पहले 5% का डिस्काउंट दिया, फिर 30% का डिस्काउंट दिया। ऑफर 2 10% एंड 25%, ऑफर 3 40% एंड 5%, ऑफर 4 20% एंड 20%, ऑफर 5 10% एंड 10%। एक तो एक इन जनरल अगर हम बात करें, ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल लेटर से हमने लिया 20% एंड 20% का एग्जाम्पल। तो सिंस डिस्काउंट हो रहा है तो बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव और सक्सेसिव डिस्काउंट्स है, तो यहाँ पे इफेक्टिव हमारा डिस्काउंट परसेंटेज क्या बनेगा? दैट विल बी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से कैलकुलेट करेंगे। इजंट इट सो? एक्सेस डिस्काउंट के लिए अगर x% और y% है, बट x और y दोनों नेगेटिव है, तो -20 और x इंटू वाई यानी -20 इंटू -20 क्या हो जाएगा? दैट विल बी +20, +20 नहीं +400। ठीक है, तो इफेक्टिव परसेंटेज आ जाएगा हमारा -40 + 400/100 यानी कि +4, तो दैट इज माइनस का 36%, यानी कि 36% डिस्काउंट। तो एक चीज जो यहाँ से हमेशा समझनी है कि जब भी हमारी निगेटिव वैल्यूज होंगी तो फर्स्ट वैल्यू निगेटिव होगा, सेकंड वैल्यू निगेटिव होगा, थर्ड वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी कि जो इफेक्टिव हमारा डिस्काउंट परसेंटेज बनेगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन दीज 2 वैल्यूज, यानी कि जो हमारा इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज होगा दैट विल बी लेस देन 40%। सिमिलरली फर्स्ट केस में दैट विल बी लेस देन 35%, सेकंड केस में लेस देन 35%,
और थर्ड केस में अगर देख पा रहे हो तो एक डिस्काउंट ही हमारा अपने आप में 40% है, इजंट इट सो? और सेकंड डिस्काउंट 5% है, तो 40% तो हम स्ट्रेट अवे डिस्काउंट कर दे रहे हैं, जबकि बाकी सारे के सारे केसेस में हमारा जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो लेस देन आ रहा है 40%। तो क्लियरली ऑफर 3 इज द हाईएस्ट डिस्काउंट रेट। एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ऑफर 3 हमारा हाईएस्ट डिस्काउंट रेट देगा, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, एग्जैक्ट फिर भी कैलकुलेट करना पड़ता है, तो आंसर क्या आता है हमारा? फर्स्ट केस में क्या आएगा? 5 और 30 यानी कि -35 प्लस 5 इंटू 30/100 यानी प्लस 1.5, तो दिस विल बी -33.5%। सेकेंड केस में दिस विल बी -35 प्लस 250/100 यानी प्लस 2.5, तो क्लियरली दिस विल बी -32.5%, विच इज लेस देन ऑप्शन नंबर 1। लेस देन ऑप्शन नंबर 1। तो लॉजिक क्या है ऑप्शन नंबर 1 से इस बार कम क्यों आया हमारा? बिकॉज जितना तुम्हारा जो डिस्काउंट्स के बीच का डिफरेंस है, अगर सम सेम है, जैसे 5 + 30 सम सेम है, पहले वाले केस में भी 35% आ रहा है और सेकंड वाले केस में भी 10 + 25 35% आ रहा है, तो सम तो सेम है एक्स और वाई का, बट XY/100 की वैल्यू क्या होगी? वो तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हमारे डिस्काउंट को, इफेक्टिव डिस्काउंट को कम कर रहा है, कम कर रहा है। तो जितना ज्यादा XY/100 का वैल्यू होगा उतना ही कम हमारा डिस्काउंट हो जाएगा इफेक्टिवली, इजंट इट सो? और XY/100 तब ज्यादा होगा जब X और Y दोनों के दोनों वैल्यूज एक दूसरे के पास होंगे। दैट इज वाई सेकंड ऑप्शन में हमारा फर्स्ट से कम डिस्काउंट होगा। क्लियर है? थर्ड में क्या होगा? -40 -5 यानी -45 प्लस 200/100 तो +2 यानी कि -43%। फोर्थ वाले केस में -40 वो देख ही चुके हैं 36%। और फिफ्थ वाले केस में दिस इज -20 + 1 यानी कि माइनस का 19%। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। "125 small identical cubes have been put together to form a large cube. How many such small cubes shall be needed to cover this large cube completely?" तो पहले तो हमने ये किया 125 स्मॉल आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, लेट अस से 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 के क्यूब्स हैं। तो अगर 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 के क्यूब्स हैं तो एक क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और 125 सच क्यूब्स हैं तो उनका वॉल्यूम क्या होगा? 125 सेंटीमीटर क्यूब, इजंट इट सो? और इफेक्टिवली 125 का मतलब क्या हुआ? 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, दिस इज द डायमेंशंस। तो 125 स्मॉल आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, ठीक है, उनसे हमारा 125 सेंटीमीटर क्यूब का एक हमने क्यूब बनाया और जिसकी डायमेंशन है 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। ओके, एक फेस देख लेते हैं इसका, चीजें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द फेस 5 क्रॉस 5 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। अब पीछे वाला 5 से मतलब नहीं है अपन को। क्या करना है? हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब शैल बी नीडेड टू कवर दिस लार्ज क्यूब कंप्लीटली? तो हमें ये जो लार्ज क्यूब अपना बनाया है हमने, इसको कंप्लीटली कवर अप करना है, पूरा का पूरा अंदर हाइड हो जाए। ठीक है, पूरा का पूरा अंदर हाइड हो जाए, छिप जाए। तो कब छिपेगा ये? जैसे अगर हम सिर्फ 2 डायमेंशन में इसको देख रहे हैं, एक फेस को देख रहे हैं, अब अगर हमें इस एक फेस को छिपाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके चारों तरफ हमें क्यूब्स लगाने पड़ेंगे, तब तो छिपेगा। है कि नहीं? ठीक है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि इसके चारों तरफ हमें क्यूब्स लगाने पड़ेंगे। तो एक डायमेंशन में देख लो, किसी एक डायमेंशन में अगर हम बात करें तो अगर हम इसको छिपा रहे हैं तो हमें एक क्यूब तो एक्स्ट्रा यहां पे लगाना पड़ेगा एक डायमेंशन में और एक ऑपोजिट साइड में, यानी टोटल हमारे पहले 5 क्यूब्स तो थे ही, अब हर डायमेंशन में 2 क्यूब्स एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। सिमिलरली फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड सिमिलरली फॉर द डेप्थ एज वेल। डेप्थ में भी यही कहानी बनेगी कि एक क्यूब आगे लगेगा, ठीक है, और एक क्यूब पीछे लगेगा, तो 5 + 2 का होल क्यूब टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, यहाँ पे गलती ये हो सकती है कि 6 क्यूब कर दो तुम। पहले वाले केस में हमारा जो इनिशियल क्यूब है उसमें 5 5 5 डायमेंशन है, तो 5 क्यूब टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स है 125, और यहाँ पे आ जाएंगे 7 क्यूब विच इज 343। और एक्स्ट्रा कितने जरूरत पड़ रहा है हमको? एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ रही है 218 एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, तो आंसर विल बी 218 ओनली, ऑप्शन ई। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? अप्रिशिएट कर पा रहे हो? इज दैट क्लियर? ठीक है, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है 7 क्यूब -5 क्यूब का, तो दैट इज अवर आंसर, 7 क्यूब -5 क्यूब। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
Next is Dev completed the school project in 20 days. How many days will Arun take to complete the same work if he is 25% more efficient than Dev? अगर अरुण 25% मोर एफिशिएंट है देव से, तो अरुण को टाइम कितना लगने वाला है? तो देव से अगर 25% मोर एफिशिएंट है, विच इज़ 1/4 ज़्यादा एफिशिएंट है अरुण, देव की एफिशिएंसी अगर हम 4 मान लेते हैं तो अरुण की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। और देव कंप्लीट कर रहा है 20 डेज में, तो वर्क कितना हो जाएगा? वर्क हो जाएगा टाइम इंटू एफिशिएंसी। 20 डेज का टाइम लग रहा है, एफिशिएंसी है 4, यानी कि वर्क हो गया 80 यूनिट्स। तो अरुण को टाइम लगेगा 80 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, हिज एफिशिएंसी, यानी कि 16 डेज। ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, to complete a piece of work, Sameer takes 6 days and Tanveer takes 8 days alone. समीर को लग रहे हैं 6 डेज और तनवीर को लग रहे हैं 8 डेज जब अकेले काम कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम टेकन बाय देम। ओके, और अगर 6:4 का रेशियो है टाइम का, तो वी कैन एज्यूम कि वर्क कितना होगा? एलसीएम अगर इन दोनों वैल्यूज का ले लें, 24 यूनिट्स हो गया वर्क, ठीक है। और अगर वर्क 24 यूनिट्स है तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? समीर की एफिशिएंसी आ गई 4 और तनवीर की एफिशिएंसी आ गई 3। 4:3 का रेशियो है। बट व्हेन आमिर ज्वाइंड देम, तो वर्क वाज डन इन 3 डेज। जब आमिर ने उनको ज्वाइन किया तो वर्क वाज डन इन 3 डेज, तो तीनों को मिला के एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? समीर प्लस तनवीर प्लस आमिर की एफिशिएंसी मिला के क्या आ जाएगी? 24 टोटल वर्क है, तो 3 डेज में हो रहा है 25 4/3, यानी कि 8 यूनिट्स वर्क पर डे हो रहा है। 8 यूनिट्स वर्क पर डे हो रहा है, यही तो एफिशिएंसी इनकी मिला के, ठीक है। और हमें पता है कि समीर की एफिशिएंसी 4 है, तनवीर की 3 है, तो आमिर की एफिशिएंसी क्लियरली 1 है। 4 + 3 + 1 = 8। व्हाट अमाउंट वाज पेड टू आमिर? तो पेड टू आमिर कितना पैसा होगा? भाई उतना ही पैसा मिलेगा जितना उसने काम किया है, काम के हिसाब से पैसा मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो क्लियर सी बात है कि टोटल वर्क अगर एक दिन में 8 यूनिट्स हो रहा है, तो आमिर का वर्क है 1 यूनिट, या फिर टोटल वर्क 24 कर रहे हैं, तो आमिर का वर्क 3 डेज में कितना है? 3 यूनिट्स, तो 3/24 मिलेगा इसको, या 1/8 मिलेगा, जैसे भी समझ लो। और टोटल है 2400। ₹300 विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। अगर क्वेश्चन पूछता है डेली कितना पे किया जाएगा, तो ₹100 पर डे होता, बट टोटल के बारे में बात की है, टोटल विल बी ₹300 पर डे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A builder appoints 3 construction workers, Akash, Sunil and Rakesh, on one of his sites. They take 20, 30 and 60 days respectively to do a piece of work. Akash, Sunil and Rakesh 20 days, 30 days और 60 days ले रहे हैं, तो ये तो टाइम है। एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? अगर हम वर्क मान लें, वर्क एलसीएम होगा इन सबका 60 यूनिट्स, तो एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट्स, बी की एस की 2, सुनील की 2 और राकेश की आ जाएगी 1। दिस इज द एफिशिएंसी। ओके, हाउ मेनी डेज विल इट टेक आकाश टू कंप्लीट द एंटायर वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय सुनील एंड राकेश एवरी थर्ड डे? बेसिकली हर तीसरे दिन सुनील और राकेश उसको असिस्ट कर रहे हैं। 2 दिन तो अकेले काम कर रहा है बेचारा, तीसरे दिन आ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि डे 1 पे आकाश इज वर्किंग अलोन, 3 यूनिट्स वर्क करेगा। डे 2 पे भी ऑल्सो आकाश इज वर्किंग अलोन, और फिर डे 3 पे कहानी क्या बनेगी? आकाश प्लस सुनील प्लस राकेश, तो 3 + 2 + 1 यानी कि 6 यूनिट्स वर्क हो रहा है। तो इफेक्टिवली 3 डेज में कितना वर्क हो रहा है? 3 डेज में वर्क कितना हो रहा है? 3 + 3 + 6 यानी कि 12 यूनिट्स। और अगर 3 डेज में 12 यूनिट्स वर्क हो रहा है और 60 12 का ही मल्टीपल है स्ट्रेट अवे, ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा? 3 डेज का वर्क है 12 यूनिट्स, तो 3 × 60/12 यानी कि 3 × 5 साइकिल्स लगेंगी, 15 डेज टोटल लगेंगे। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, अगर कुछ एक्स्ट्रा बच जाता तो फिर हमको फिर मैनुअली काउंट करना पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर 60 यूनिट्स वर्क होता है या 64 यूनिट्स लेटर से वर्क होता है, फॉर एग्जांपल अगर 64 यूनिट्स वर्क होता है, तो हमें पता है कि 15 डेज में कितना हो गया? 60 यूनिट्स तो हो गया है। अब 16th डे पे आकाश अकेला होगा, 3 यूनिट्स वर्क करेगा, 63 हो गया। 17th डे पे 1 यूनिट ही वर्क होना है, तो इफेक्टिवली 1/3 डेज लगेगा, है कि नहीं? 17 डे पे 1/3 डे लगेगा, इफेक्टिव डेज हो जाएंगे हमारे 16 एंड 1/3 डेज इन दिस केस। ये मैनुअली करना पड़ता अगर हमारा वर्क थोड़ा सा ऑड वैल्यू होता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय बी एंड थ्राइस द टाइम टेकन बाय सी। टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश अ वर्क
is twice the time taken by B and thrice the time taken by C. ओके तो ए तो बहुत ही स्लो काम कर रहा है, तो ए और बी के बीच में टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का रेशियो है ए और बी के बीच में 1:2 का। ए को डबल टाइम लग रहा है बी से 2:1। तो अगर टाइम का रेशियो 2:1 का है तो क्या इससे क्लियर नहीं, एफिशिएंसी का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट होगा ए और बी के बीच में, इजंट इट सो? यानी कि 1:2 का रेशियो होगा। सिमिलरली ए और सी के बीच में ए इज टेकिंग थ्राइस द टाइम टेकन बाय सी, तो टाइम का रेशियो ए और सी के बीच में 3:1 का है, एफिशिएंसी का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट होगा, यानी 1:3 का होगा, इजंट इट सो? ठीक है, 1:3 का रेशियो होगा एफिशिएंसी का। इज दैट क्लियर? ओके, फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ ऑल थ्री ऑफ देम वर्क टुगेदर इट टेक्स देम 2 days टू कंप्लीट द एंटायर वर्क, हाउ मच वर्क वाज डन बाय बी अलोन? तो अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो वर्क कितना हो जाएगा? 2 days में अगर हो रहा है, टाइम इंटू एफिशिएंसी यानी कि 2 × 6 12 यूनिट्स है वर्क। बी अकेला करेगा कितना टाइम लगेगा? तो 12/2 यानी कि 6 days में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है? एक सेकंड, टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय बी। ठीक है, ट्वाइस द टाइम टेकन बाय बी, तो एफिशिएंसी 1 है, एंड थ्राइस द टाइम टेकन बाय सी, तो एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी 3 है। क्लियर है? ऑल ऑफ देम, 3 ऑफ देम वर्क टुगेदर, 2 days में वर्क हो रहा है 12/2। हाउ मच वर्क वाज डन बाय बी अलोन? क्वेश्चन का सेकंड लाइन कुछ अलग है और एक्चुअल में प्रॉपर लाइन कुछ अलग होना चाहिए कि हाउ टोटल वर्क वाज डन बाय बी इन हाउ मेनी डेज इफ ही वाज वर्किंग अलोन। इज दैट इट? सो थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ है इसका, बाकी एज सच आंसर इज 6। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकते हैं जस्ट इन केस, बाकी सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे कि देखो हमारा 2 days में जब वर्क हो रहा है तो 2 days ए वर्क कर रहा है, 2 days बी वर्क कर रहा है और 2 days सी वर्क कर रहा है। इजंट इट सो? ठीक है, अब 2 days का जो सी का वर्क है अगर हम उसको ए के वर्क में कंप्लीट कर दें, अगर ए को वर्क करना पड़ता तो कितने दिन लगते? अगर ए को वर्क करना पड़ता कितने दिन लगते? इफेक्टिवली ए वर्क करता थ्राइस टाइम में, यानी कि ए को लगते 6 days। इजंट इट सो? तो 2 days ए को वैसे भी लग रहे हैं, 6 days और लगते, 8 days में वर्क कंप्लीट होता। बी तो अपना काम 2 days में कर ही रहा है। अब ये जो ए का पूरा काम है ये अगर बी को करना होगा तो कितने दिन लगेंगे? हाफ द टाइम लगेगा। इजंट इट सो? यानी कि 4 days लगेंगे, तो 6 days में बी अपना वर्क कंप्लीट करेगा। ठीक है, बाकी ऐसे ज़रूरत नहीं है, हम तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, बट ये भी समझ में आना चाहिए। कई बार ये तरीका अगर समझ में आ गया तो इस तरह से तुम प्रॉपरली क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर पाओगे, समझ जाओगे क्वेश्चन को बेसिकली। ठीक है, तो जब टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चन को हम और प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा तुमको। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल एंड प्रीति स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड दे कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 30 days। सोनल वर्क फॉर 16 days एंड प्रीति कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 44 days। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज वुड प्रीति हैव टेकन टू कंप्लीट द एंटायर प्रोजेक्ट ऑल बाय हरसेल्फ? तो पहले वाले केस में क्या हुआ है कि 30 days सोनल ने काम किया है और 30 days किया है प्रीति ने काम। अगर सोनल की एफिशिएंसी एस मान ले, प्रीति की एफिशिएंसी पी मान ले, तो दिस इज द वर्क, दिस इज द वर्क। और सेकंड वाले केस में क्या किया? सोनल ने वर्क किया 16 days के लिए और प्रीति ने वर्क किया 44 days के लिए। तो 30s में माइनस कर दोगे 16s, तो 14 days का वर्क सोनल का इज इक्वल टू 44p माइनस 30p, यानी कि 14 days का वर्क प्रीति का। तो इफेक्टिवली क्या है, सोनल और प्रीति दोनों की एफिशिएंसी इक्वल आ गई। इजंट इट सो? एफिशिएंसी इक्वल आ गई, तो एफिशिएंसी इक्वल हो गई तो फिर तो काम खत्म हो गया। हाउ मेनी डेज वुड प्रीति हैव टेकन टू कंप्लीट द एंटायर प्रोजेक्ट ऑल बाय हरसेल्फ? तो अगर दोनों की एफिशिएंसी 1 और 1 मान लेते हैं तो वर्क हमारा हो गया 30 × 2, और फिर कोई भी एक अकेला करेगा तो डिवाइड बाय 1 कर दोगे, 60 days में वर्क कंप्लीट होगा। ऑप्शन ई इज द आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, ऑप्शन ई अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे भी सोच सकते थे कि सोनल ने अगर 16 days वर्क किया है तो 14 days कम काम किया है। ठीक है, इक्वेशन बना के भी हुआ रहा है, बट इक्वेशन बनाने से और खुद समझने में दोनों में फर्क होता है। जब खुद समझोगे तो चीज़ों को बेहतर समझोगे कि सोनल 14 days में वर्क कर रही है, जो वही सेम वर्क प्रीति को 14 days एक्स्ट्रा में करना पड़ रहा है, यानी कि 14 days का वर्क सेम है दोनों का, तो एफिशिएंसी सेम है।
Tanuja takes a big cube whose sides are 4 cm each and cuts them equally into smaller cubes having sides which are 1 cm each. So how many smaller cubes will she get? ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. सबसे पहले उसने एक लार्जर क्यूब लिया जिसकी साइड्स हैं 4 cm ईच, तो वॉल्यूम क्या होगा 4 इंटू 4, दिस इज द टोटल वॉल्यूम. और फिर इससे स्मॉलर क्यूब्स कट किए जिनका डायमेंशन है 1 cm ईच, तो स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1. नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विल बी, सीधे सीधे डिवाइड कर दो, तो 64/1 यानी कि 64 क्यूब्स होंगे, ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट वन. 2 men A and B run a 4 km race on a circular track of length 1/4 kilometers. If their speeds are in the ratio 5:4, तो how often does the winner pass the other one? तो 1/4 किलोमीटर का सर्कुलर ट्रैक है, टोटल दौड़ना है उनको 4 किलोमीटर. तो कितनी बार दौड़ना पड़ेगा 4 किलोमीटर के लिए? 1/4 किलोमीटर एक राउंड में दौड़ेंगे, तो 1/4 इंटू 16 इज 4 किलोमीटर्स, इजंट इट सो? यानी कि 16 राउंड्स लगेंगे टोटल. 16 राउंड्स ए दौड़ेगा, 16 राउंड्स बी दौड़ेगा, दोनों जब 16 राउंड्स दौड़ेंगे तभी तो कंप्लीट कर पाएंगे. ठीक है, और स्पीड गिवन है ए और बी की 5:4, रिस्पेक्टिवली नहीं दी है, और यहाँ पे रिस्पेक्टिवली की जरूरत भी नहीं है, बट समझ लो ए और बी, ए की स्पीड है 5 यूनिट्स और बी की है 4 यूनिट्स. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्पीड है 5:4 यानी कि अगर ए 5 राउंड्स जितनी देर में दौड़ेगा उतनी देर में बी ने 4 राउंड्स दौड़े होंगे. और जब भी क्रॉस करना है विनर को दूसरे को पास करना है, तो पास करने के लिए एक राउंड का गैप तो होना चाहिए ना, तभी तो पास करेगा. इजंट इट सो? ठीक है, जब तक एक राउंड का गैप नहीं होगा तब तक दूसरे बंदे को पास कैसे करेगा? भाई तुमने स्टार्ट में दौड़ना शुरू किया और स्टार्ट में ही एक बंदा तेज है, लगातार तेज है, तेज है, तेज है, तेज है, तेज है, तेज है, आएगा कब? दूसरे को क्रॉस कब करेगा? जबकि एक राउंड उससे ज्यादा दौड़ लेगा, जब उससे एक राउंड ज्यादा दौड़ लेगा. क्या इस बात को समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो ए और बी के जो हमारा रेशियो आ रहा है उसमें ऑलरेडी डिफरेंस हमारा 1 का ही है, यानी कि ए जितने टाइम में 5 राउंड्स ट्रैवल कर रहा है, बी 4 राउंड्स ट्रैवल कर रहा है, 1 राउंड का एक्जैक्टली गैप है, यानी कि 5 राउंड्स ए ज्यादा फास्ट दौड़ रहा है, और ए जब 5 राउंड्स अपने कंप्लीट करेगा तो बी को एक बार वो पास करेगा एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे, बिकॉज एग्जैक्टली एक राउंड का ही फर्क है. ठीक है, तो 5 राउंड्स में ए बी को एक बार पास करने वाला है. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 5 राउंड्स में एक बार पास करने वाला है, और 5th राउंड पे ही पास होगा वो, 5th राउंड के एंड में. ठीक है, फिर अगेन 5 राउंड्स में, टोटल 16 राउंड्स होने हैं, तो 16 राउंड्स में 5 राउंड्स कितनी बार हो पाएंगे? 16/5 करोगे तो 3 प्लस समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, एग्जैक्टली 3 पास हो पाएंगे. क्योंकि चौथे पास आने के लिए 20 राउंड चाहिए, 20 राउंड तो हो नहीं रहे, राउंड हो रहे हैं सिर्फ 16, तो 3 पास होंगे, थ्राइस होगा आंसर, ऑप्शन बी. इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Meera and Aman walk around a circular track starting from the same point at the same time. If they walk in the same direction, then in 45 minutes Aman completes exactly 3 more rounds than Meera. So if they walk in the opposite direction, they meet for the first time exactly after 3 minutes. The number of rounds Meera completes in 1 hour is how many? तो अगर सेम डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं वो, then in 45 minutes Aman completes exactly 3 more rounds than Meera. तो अगर 45 मिनट्स में Aman is completing, Aman's rounds are equal to Meera's rounds प्लस 3, तो क्या हम कह सकते हैं, अगर हम डिवाइड बाई 3 कर दें 15 मिनट्स में इफेक्टिवली अमन ने जितने राउंड्स किए होंगे, ठीक है, वो मीरा के किए हुए राउंड से 1 ज़्यादा होंगे. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स तो 1/3 हो जाएंगे, और इसीलिए एक राउंड एक्स्ट्रा होगा अमन का. इज़न्ट इट सो? 15 मिनट्स में, जबकि सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और हमें पता है कि जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो एज सच स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है. रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होंगी. इज़न्ट इट सो? फिर सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें दी है अपोजिट डायरेक्शन की, कि when they are walking in the opposite direction they meet for the first time exactly after 3 minutes. तो अगर opposite direction में मीरा और अमन जा रहे हैं तो think about it, let us say this is the starting point. तो अमन गया और अमन की स्पीड ज़्यादा फास्ट है. let us say अमन यहाँ तक ट्रैवल किया और मीरा यहाँ तक ट्रैवल की और दोनों की मुलाकात हुई. ठीक है, दोनों की मुलाकात हुई. अगर दोनों मिल रहे हैं तो क्लियर है अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ने मिल के एक राउंड कंप्लीट किया है इन 3 मिनट्स. 3 मिनट्स में दोनों ने मिलकर एक राउंड कंप्लीट किया है.
isn't it so? Is it clear कि अमन और मीरा ने मिल के 3 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट किया है साथ में, ओके। और अगर 15 मिनट्स में अमन मीरा से एक राउंड एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, तो क्या यहां से हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि 3 मिनट्स में क्या सिनारियो बनेगा? 3 मिनट्स में अमन डिवाइड बाई 5 कर दो, तो अमन मीरा से 1/5 राउंड एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा, isn't it so? 45 मिनट्स में अमन मीरा से 3 राउंड्स एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, तो 3 मिनट्स में डिवाइड बाई 15 यानी कि 3/15 1/5 राउंड एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा, isn't it so? और दोनों साथ में मिलकर कितना ट्रैवल कर रहे हैं? एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर ए हम मान लें कि जितना अमन ने ट्रैवल किया है और एम मान लें जितना मीरा ने ट्रैवल किया है, तो वी नो कि अमन और मीरा ने मिल के 1 राउंड ट्रैवल किया है। अब पुट कर दो यहाँ पे कि अमन का वैल्यू, ए का वैल्यू इज इक्वल टू एम प्लस 1/5, तो 2m प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से m इज इक्वल टू 2/5 आ जाएगा। यानी कि मीरा ने 2/5 राउंड ट्रैवल किया है कितनी देर में? 3 मिनट्स में। क्वेश्चन पूछ रहा है मीरा 1 घंटे में कितने राउंड्स ट्रैवल करेगी, तो 3 मिनट्स में अगर किया है 2/5, तो 1 आवर में कितना किया होगा? ठीक है, 1 आवर में कितना किया होगा? 1 आवर यानी कि 20 टाइम्स करोगे, तो 2/5 इंटू 20 यानी कि 8 राउंड्स मीरा कंप्लीट करेगी। 8 राउंड्स मीरा कंप्लीट करेगी। ऑप्शन ई इज द आंसर। यही अमन के लिए पूछा होता तो अमन ने 15 मिनट्स में एक राउंड एक्स्ट्रा कर रहा था, तो 1 आवर में 4 राउंड एक्स्ट्रा करेगा, यानी कि 8 + 4 12 आंसर होता। इज इट क्लियर? क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन रोलिंग अ डाइस ट्वाइस कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टाइम्स इट विल लैंड ऑन ईदर 4 और ऑन एन ऑड नंबर। एक डाइस को जब हम 2 बार रोल करा रहे हैं, तो वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टाइम्स इट विल लैंड ऑन ईदर 4 और ऑन एन ऑड नंबर। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास? या तो 4 आएगा चलेगा, या फिर कोई भी ऑड नंबर आ जाएगा तो भी चलेगा। ऑड भी चलेंगे और 4 भी चलेगा, यानी कि 4 ऑप्शंस 6 में से परमिसिबल है अपने पास। ठीक है, आउट ऑफ 6 4 ऑप्शंस आर परमिसिबल। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/6 एक थ्रो में, यानी कि 2/3। और हमने 2 बार डाइस को थ्रो किया और दोनों बार हमको यही एग्जैक्ट केस चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट टाइम में भी 2/3 और सेकेंड टाइम में भी 2/3, यानी कि 4/9 विल बी द आंसर। ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man tossed 2 dices. What is the probability that the total score is a prime number? प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर 2 बार तुम डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो सम हमारा क्या आएगा? मिनिमम 2 आएगा और मैक्सिमम आ सकता है 12। तो 2 से लेकर 12 के बीच में कुछ ना कुछ होगा। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, और फिर लास्टली 11 इज अ प्राइम नंबर। 2 आने के तरीका सिर्फ एक है, 1 + 1, देयर इज नो अदर वे। और 3 आने के कितने तरीके होंगे? 1 + 2, 2 + 1। 5 आने के लिए 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2 एंड लास्टली 4 + 1। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम काउंटिंग कर रहे हैं इस तरह से नंबर्स की, तो हमेशा एक ऑर्डर में जाना है। ठीक है, कभी भी ये नहीं करना है कि तुमको जो क्लिक कर गया उसको पहले लिख दिया, ना ना ना, हमेशा एक ऑर्डर में जाओ। जब भी एक ऑर्डर में जाओगे तो कभी ना तो कोई केस मिस होगा और ना ही कोई केस डबल ऐड होगा, हमेशा ही ध्यान रखना। ठीक है, ये तो सिंपल है, बट जब कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हो तब भी, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिनने हैं किसी फिगर में, तो हमेशा तुम एक सबसे छोटे से जाओ, फिर बड़े में, फिर बड़े में, फिर उससे बड़े में। हमेशा एक ऑर्डर में जाओगे तो कभी गलती नहीं होगी। डिसऑर्डर में जाओगे तो हमेशा गलती होने का स्कोप है। क्लियर है? ठीक है, तो अब 7 में हम जा रहे हैं। 7 में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 + 6 से स्टार्ट करेंगे। फिर 1 को किया 2, तो 6 को किया 5, फिर 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2, 6 + 1। अब ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज तुमको पता होना चाहिए 1 + 6 से लेकर 6 + 1 तक जाएंगे, तो 1 से लेकर 6 तक टोटल 6 केसेस बनेंगे। क्लियर है? सारी लिखने की जरूरत नहीं होगी उस केस में। तो यहाँ पे कितने तरीके आ गए? 1 + 2 + 4 + 6 + 1 + 2, टोटल आ गया 6 + 2 8 + 7, 15 वेज। 15 हमारे काम के तरीके हैं। और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? जब 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो तो टोटल आउटकम आएंगे हमारे 6 × 6 36 आउटकम्स होंगे, और काम के आउटकम है हमारे 15। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी 15 इज फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम है 36, 15/36 विच इज 5/12। 5/12 इज द आंसर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 4 machines in a factory. At exactly 8 p.m.,
When the mechanic is about to leave the factory, he is informed that 2 of the 4 machines are not working properly. 8 PM पे उसको इन्फॉर्म किया मैकेनिक को, भैया 4 में से 2 मशीनें काम नहीं कर रही हैं. मैकेनिक इज इन हरी, जल्दी है उसको, 8 PM है, टाइम तो हो रहा है, एंड डिसाइड्स दैट ही विल आइडेंटिफाई द 2 faulty machines बिफोर गोइंग होम एंड रिपेयर देम नेक्स्ट मॉर्निंग. तो मैकेनिक हरी में तो है, जल्दी में है, और उसने पक्का डिसाइड कर लिया कि भैया हमको 2 फॉल्टी मशीन्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको कल रिपेयर करेंगे. बट उसको 20 मिनट्स लगते हैं बस स्टॉप तक पहुंचने में, और आखिरी बस जो उसको मिलने वाली है वो मिलने वाली है 8:32 PM पे. 8:32 PM पे, तो 8 PM ऑलरेडी हो चुका है. 8:32 PM पे लास्ट बस है और उसको जाने में लगेंगे 20 मिनट्स. 20 मिनट्स का टाइम उसको लगेगा पहुंचने में. ठीक है, तो क्लियरली सी बात है कि फिर उस केस में उसको 8:12 PM पे निकल जाना पड़ेगा, तभी वो बस को पकड़ पाएगा. इजंट इट सो? तो अगर लास्ट में सिनारियो पकड़े वो, तो 8:12 PM पे उसको निकल जाना पड़ेगा, यानी कि उसके पास कितना टाइम अवेलेबल है? टाइम अवेलेबल कितना है? 12 मिनट्स का. ये तो पक्की बात है. फिर क्वेश्चन कह रहा है, इफ इट टेक्स 6 मिनट्स टू आइडेंटिफाई वेदर अ मशीन इज डिफेक्टिव और नॉट. 6 मिनट्स में ये पता लग जाएगा कि एक मशीन काम कर रही है कि नहीं काम कर रही, फॉर वन मशीन. एंड इफ इट डिसाइड्स टू चेक द मशीन्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैकेनिक विल बी एबल टू कैच द लास्ट बस? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? टोटल 4 मशीन्स हैं. लेट अस से मशीन्स आर M1, M2, M3 एंड M4. ठीक है, तो अगर वो 4 में से 2 मशीन, कोई भी 2 मशीन सेलेक्ट करेगा 12 मिनट्स में, तो यही हो सकता है. इजंट इट सो? कि वो प्रोबेबिलिटी कि वो अपनी बस को कैच कर पाए, वो तभी कैच कर पाएगा जबकि सिर्फ और सिर्फ 2 मशीन को चेक करके उसको पता चल जाए कि कौन सी 2 मशीन उसकी फॉल्टी है. वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वो 2 मशीन को चेक करके पता लगा पाए कि उसकी कौन सी 2 मशीन फॉल्टी है. इजंट इट सो? इज दैट क्लियर? ठीक है, और 4 में से 2 मशीन सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? 4C2, 4C2 यानी कि 6 वेज है. उसके काम के वेज कितने होंगे? दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. तो अगर वो पहली जो 2 मशीन सेलेक्ट कर रहा है, दोनों मशीन उसकी फॉल्टी निकलती हैं, लेट अस से M1 और M3 फॉल्टी हैं. ठीक है, और अगर उसने M1 और M3 को ही सेलेक्ट किया पहले, तो उसको पता चल गया, आइडेंटिफाइड कि कौन सी मशीन फॉल्टी है, काम हो गया उसका. इजंट इट सो? अगर वो लेटेस्ट से M1 और M4 को सेलेक्ट करेगा पहली 2 मशीन में, तो M1 फॉल्टी हो गई है, उसको पता चल गया, बट M4 फॉल्टी नहीं है, M4 इज नॉट फॉल्टी. तो क्या इससे कुछ कंक्लूजन मिलेगा? उसको बस इतना पता चलेगा कि M2 और M3 में से कोई एक और मशीन और फॉल्टी है, बट कौन सी? दैट ही डज नॉट नो. सो अगर उसको एक फॉल्टी और एक करेक्ट मिलेगा, तो उसको कुछ भी रिजल्ट नहीं पता चलेगा, यानी कि उसको डेफिनेटली नहीं पता चलेगा कि कौन सी मशीन हमारी दोनों की दोनों फॉल्टी हैं. क्लियर है? अगर उसको दोनों फॉल्टी मिलेंगी तब तो पता चल जाएगा, और अगर उसको दोनों करेक्ट मिल गई, तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसको M2 और M4 उसने सेलेक्ट की और दोनों सही निकली, तो क्या पता चलेगा? तो भी तो पता चल जाएगा ना कि अगर ये दोनों सही हैं तो क्लियरली M1 और M3 फॉल्टी हैं. इजंट इट सो? तो यानी कि अगर उसको दोनों फॉल्टी मिल जाती हैं तो भी उसका काम हो जाता है, अगर उसको दोनों करेक्ट मिल जाती हैं तब भी उसका काम हो जाता है, तब भी उसको पता चल जाता है कौन सी 2 फॉल्टी हैं. तो 2 केसेस उसके फेवरेबल केसेस हैं, टोटल केसेस हैं 6. वेरी इंपॉर्टेंट. तो 2/6 हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी विल बी 2/6 यानी कि 1/3. इस क्वेश्चन में गलती होने का स्कोप कहां पे था? गलती होने का स्कोप यहां पे था कि सेकंड वाला केस लोग मिस कर जाएंगे, कि जब उसको 2 सही मशीनें मिल जाएंगी तब भी उसको पता चल जाएगा कि 2 फॉल्टी मशीनें कौन सी हैं. इजंट इट सो? ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन डी हमारा 1/3 आंसर होगा कि अगर पहली 2 मशीनें में वो कब पता कर पाएगा? सिर्फ 2 केसेस में आउट ऑफ 6, और वो बस पकड़ लेगा उसके बाद में. ठीक है, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा बार उसको अटेम्प्ट करना पड़ा तो बस तो गई उसकी, बस तो छूट गई. इजंट इट सो? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Sum of first n consecutive odd numbers is 196. So we have to find the sum of first n consecutive even numbers. क्या होगा? और first n consecutive odd numbers का sum क्या होता है? ठीक है, that is n square, n into n square, और n square आ रहा है हमारा 196. तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 14. यानी कि फर्स्ट 14 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, और फिर सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं. फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का सम क्या होगा? n into n plus 1. So that will be 14 into 15, which is 210. 210. ठीक है, याद रखने का तरीका एक ये भी है कि सिंपली तुम 1 लिखो और 3 लिखो, तो 1 + 3 कितना हुआ? 4. 5 और लिख दो, हो गया 9. तो क्लियरली n स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, दिख ही रहा है यहाँ पे. और फिर जब तुम ऑड से इवन पे जा रहे हो
तो क्या हम एग्जैक्टली ये नहीं कह रहे कि देखो 1, 3 और 5 ये ऑड नंबर्स हैं सारे के सारे हमारे, सब में 1 ऐड कर दो, सब में 1 ऐड कर दो तो 2, 4, 6 मिल जाएंगे विच आर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो बस वही तो यहाँ पे भी किया है कि n स्क्वायर में n ऐड कर दिया है, दैट इज व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, तो याद करने का तरीका, याद लॉजिकली करोगे तो हमेशा कभी भी भूलोगे नहीं, और बस रटने में फोकस करोगे तो फिर तो भूल ही जाना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आ गया 210। इज दैट क्लियर? तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टुडे। आई बिलीव सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रहा है तो ज़रूर मेंशन करना कमेंट में। अगर सेशन पसंद आया तो भी फीडबैक जरूर देना, और अगर सेशन पसंद आया तो साथ में लाइक भी जरूर करना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और साथ में अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना, ग्रुप्स में भी जरूर शेयर करना, तो दैट और भी लोगों का इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, एंड यू कैन कनेक्ट माय टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड जॉइन द ग्रुप CATZMBA। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।